हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में हमने जो कहानी देखी थी वो अभी तक सारी की सारी कहानी हमने पॉइंट चार्ज की देखी है। तो चार्जेस कभी भी सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं हो सकते बेटा। चार्जेस कैन बी कंटिन्यूस। चार्जेस कैन बी कंटिन्यूस कि भैया पूरी की पूरी बॉडी जो है उस बॉडी के ऊपर आपको क्या मिल सकते हैं? चार्ज मिल सकते हैं। तो चार्जेस आपके कैसे रह सकते हैं बेटा? कंटिन्यूस रह सकते हैं। तो आज हम यही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी ये जो दो चीज़ें हैं ये दोनों ही इसकी एप्लीकेशन है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से आपको डील करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल सी बात यह है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेटा याद होगा आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, सेंटर ऑफ मास। और मैंने कहा था कि मास कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है बेटा, 11th स्टैंडर्ड में। और मास कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज। पहला क्या हो सकता है कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि भैया सारा का सारा मास आपका क्या हो, एक स्ट्रेट वायर है। वायर के ऊपर अगर हम इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लें तो सारा का सारा मास इसका किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर शीट दे दी है जिसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे तरीके का जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है उसको हम बोलते हैं बेटा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर, एक यूनिट बनी हुई थी बेटा, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन के नाम से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सारा का सारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो भी मास है वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा? वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कि हाँ भैया जहाँ पर जितना भी वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है बेटा कि चार्ज को भी आप इन्हीं 3 तरीकों से क्या करा सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं। एक मिलता है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मिलेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा मिलेगा आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक कोई भी एक स्ट्रेट वायर है। इस वायर के ऊपर आपने क्या कर दिया बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज को सेटल कर दिया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सेटल हो गया, एक रिंग है और रिंग पर आपने क्या काम किया? पॉजिटिव चार्ज को सेटल करा दिया। ये नेगेटिव चार्ज को भी आप सेटल करा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है बेटा, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अब ये जो भी लीनियर चार्ज है, ये लीनियर चार्ज आपका किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ आपने कितनी मान ली? एल। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? क्यू बाई एल के बराबर। बेटा ये डेंसिटी वर्ड का मतलब समझिए। डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने डेंसिटी वर्ड, आपने वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो वाटर चाहे भले ही एक सी में हो, जितने भी अमाउंट का पानी हो, या एक बूंद पानी हो, ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी कितनी रहने वाली है बेटा? 1000 kg पर मीटर क्यूब ही रहने वाली है। इन द सेम वे ये पूरी की पूरी एल लेंथ का वायर लीजिए, या बिल्कुल उसमें से एक छोटी सी लेंथ का भी अगर आप वायर लेंगे बेटा, इसी वायर की इस एल लेंथ के वायर में से अगर आप छोटी लेंथ का भी वायर लेंगे तो वहां पर उसकी डेंसिटी क्या रहने वाली है? डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। और एज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो मिलने वाला है वो मुझे हर जगह पर सेम मिलने वाला है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए 10 मीटर लेंथ का कोई वायर है और उसमें सपोज 10 कूलाम का चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे किसी ने पूछा कि भैया 5 मीटर के लेंथ के वायर में कितना चार्ज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर रहे होंगे बेटा? पहले 1 मीटर के लिए निकालेंगे और 1 मीटर के लिए क्या करेंगे आप? 10/10 1
और इसी 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधे-सीधे मुझे यहाँ पे बता पाएँगे कि सर 5 मीटर के वायर में 5 कूलम्ब का ही चार्ज होगा। तो जो ये आपने ये वाला जो स्टेप किया, पर यूनिट जो आपने चार्ज निकाला, दिस इज़ बेसिकली द डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप डेंसिटी ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोला करते हैं बेटा। अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको क्या मिलेगा, सपोज कोई स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट के ऊपर आपने क्या कर रखा है, चार्ज प्लेस कर रखा है, मतलब जैसा अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर है, इसके ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगर आपने इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिल रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो अब सिंपल सी बात कि इस पूरे के पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एरिया वाइज इसकी डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए के बराबर, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब फिर से वही बात, अगर मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम्ब का चार्ज है, तो सर 5 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर निकालते हैं। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर के में जो आप चार्ज निकाल रहे हैं 10/10 करके बेटा, तो ये क्या कर रहे हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यही टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यही आपको क्या देता है बेटा, डेंसिटी दिया करता है। और ये कौन सी डेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पर ये मिलेगी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कहीं पर भी अगर कोई भी एक 2D ज्योमेट्री हो और उस 2D ज्योमेट्री में, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, 2D ज्योमेट्री, तो अगर कहीं पर भी 2D ज्योमेट्री होगी तो 2D ज्योमेट्री के केस में अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं पर हम हमेशा एक टर्म यूज करेंगे बेटा जिसका नाम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा, क्यू बाई ए से डिफाइन कर सकते हैं। यहीं पर जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है बेटा, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि सपोज मान लो कोई स्फेयर है और इस स्फेयर में आपने क्या काम किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर स्फेयर है बेटा, इसको रिंग या फिर आप डिस्क मत समझिएगा, दिस इज बेसिकली दी स्फेयर। और स्फेयर में आपने क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सपोज कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसमें अगर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पॉजिटिव 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 हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3D रीजन। कैसा रीजन बेटा, 3D ज्योमेट्री में अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यही जो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डेंसिटी तो आप हमेशा बचपन से पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वो आपकी नॉर्मल डेंसिटी हुआ करती थी, डेंसिटी वाज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी तक हमने तो कभी सर चार्ज से रिलेटेड बात नहीं करी, हमने हमेशा मास से रिलेटेड बात करी है, तो इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज अपॉन, आप क्या बोल पाएंगे इसको, चार्ज अपॉन वॉल्यूम बोल पाएंगे। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम ही आपको क्या मिलेगी, एक डेंसिटी मिलेगी, और उस डेंसिटी को आप क्या बोल देंगे बेटा, रो बोलेंगे। तो सिंपल सी बात, ये 3 तरीके के आपको डिस्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं बेटा। मतलब अभी तक जो आपकी कहानी थी वो कहानी थी एक पॉइंट मास से रिलेटेड। और उसी अगर हम पॉइंट मास की बात करें तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर कोई भी पॉइंट मास है क्यू अमाउंट का, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पा रहे थे बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे ही लिख पा रहे थे। यहाँ हमें पता है कि भैया अगर मान लीजिए कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे की तरफ होती है, और अगर यही पॉइंट अगर हमारा नेगेटिव होता है तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन टुवर्ड्स हुआ करती है। सिंपल सी बात, ये इतनी सी कंसेप्ट्स को हमने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं बेटा, चाहे वो इक्वेटोरियल पोजीशन हो, एक्सियल पोजीशन हो, डाइपोल मोमेंट हो, वो सारे का सारा डिस्कशन हमारा किससे रिलेटेड था, पॉइंट मास से रिलेटेड था, सॉरी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड था। तो यही पॉइंट चार्ज से जो हमारी चीज़ें रिलेटेड थी वो सारी की सारी कहानी हम लोगों ने अब तक देखी। अब हमें बात करनी है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अभी सीधे सीधे हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं पाएंगे कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अप्लाई किया और सीधे सीधे हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर में जितना भी चार्ज है उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, या फिर
कहीं पर भी हमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, एक सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है तो हमने निकाल लिया, एक स्फेयर में हमें चार्ज दिया गया तो निकाल लिया। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को यूज़ करके थोड़ा सा अपनी बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने थोड़ा बहुत अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसी बेस को यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बेटा बात करूँ तो सपोज ये कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सपोज ए लेंथ का कंडक्टर है, या फिर आप इसको एल लेंथ का कंडक्टर मान लें कि एल लेंथ का कंडक्टर है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज मैंने अज्यूम कर लिया वो चार्ज कितना मान लिया बेटा कि क्यू अमाउंट का चार्ज है, लेंथ इसकी एल है। इसी के अलोंग एक्सिस पर कोई पॉइंट है अपने पास P। इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सर ऐसा ही कुछ चीज़ हमने डाइपोल के केस में देखी थी, तो वहाँ पर बेटा तेरे को दो सिर्फ पॉइंट चार्जेस दिए गए थे। यहाँ पर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पर तुझे क्या मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुझे हर जगह पर चार्ज मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको एल दी हुई है, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट दिया हुआ है वो आपको क्यू दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है बेटा वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। और अगर ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी कंसेप्ट आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, लैम्डा से रिलेटेड आएगा। तो ऐसे कंसेप्ट को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जिस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम हमेशा एक एलिमेंट डिसाइड करते थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी हम लोग एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ये एक एलिमेंट अज्यूम कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई यहाँ पर एलिमेंट अज्यूम किया, दिस इज माय एलिमेंट, ये एलिमेंट अज्यूम कर लिया। इस एलिमेंट की लेंथ मैंने डीएल मान ली, कितनी मान ली, डीएल। तो ऑब्वियस सी बात है इस डीएल एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो वो चार्ज मैंने कितना मान लिया, डी क्यू अमाउंट का चार्ज मान लिया। अब ये जो डी क्यू अमाउंट का चार्ज है ये चार्ज तो कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे की डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि ये एक स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैं इसको नाम क्या दे सकता हूँ बेटा, मैं इसको नाम दे सकता हूँ डीई। अगर ये एक स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसकी वजह से आई है, लेकिन इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो ये एक तरीके से पॉइंट मास ही हो गया मेरे लिए। और अगर ये मेरे लिए पॉइंट मास हो गया बेटा तो मैं यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी डिस्टेंस पर माना है इसको, सपोज मैंने इसको मान लिया एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस ही दूर है यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे तो ये सारे के सारे टोटल क्यू चार्ज की वजह से, मुझे डी क्यू की वजह से थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी टोटल क्यू चार्ज की वजह से। इस टोटल क्यू चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ढेरों एलिमेंट मिलेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, सपोज मैंने ये लेंथ मान ली ए है, तो क्या ये ए से लेकर एल प्लस ए डिस्टेंस तक मुझे इस तरीके के डी क्यू एलिमेंट्स मिल रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो मैं डी क्यू को एल के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट रहा करता है बेटा, ये तो चेंज होता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको क्यू बाई एल लिखता, ये क्यू बाई कैपिटल एल भी सही था और डी क्यू बाई डी एल भी सही है, मतलब चाहे भले ही थोड़ा सा सेक्शन हो चाहे पूरा बड़ा सा सेक्शन हो, लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज। फिर से मेरी वही बात, एक टैंक में रखा हुआ पानी है तो उसकी डेंसिटी भी बेटा 1000 ही रहती है, एक बूंद पानी है तो उसके लिए भी हमारी डेंसिटी जो रहती है वो 1000 ही रहती है। तो मुझे यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कुछ मिल गई, और डी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई मुझे,
लैम्डा इंटू डी एल, कुछ ऐसी वैल्यू मिली। इस वैल्यू को अगर मैं उठाऊं और मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूं इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो ए एक्सप्रेशन है, यूजिंग 1 इन ए, तो मुझे कोई रिलेशन मिलने की कुछ रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन कुछ ऐसा मिलेगा कि डी ई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पर मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब अगर मैंने इसको बेटा यहाँ पर डी एल माना है तो इस लेंथ को भी मुझे एल मानना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा, है कि नहीं। यानी कि या तो अगर इसको x माना था तो इसको dx मानना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे जो यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसको x मानो, dl नहीं, इसको x मान लेते हैं, ये भी हमारा x है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर x हो जाएगा, तो इसको मैं x, और यहाँ पर भी हम क्या लिख पाएंगे, इसको x स्क्वायर लिख पाएंगे। तो सिंपल सी बात, जो भी आपके नोटेशन है, नोटेशंस को आपको एज इट इज रखना है कि ये जो हमारा एलिमेंट था, दिस एलिमेंट वाज dx, कितना एलिमेंट था, dx, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर था ये, और यही x डिस्टेंस पर था, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स हो गया बेटा। यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की अगर मैं कोशिश करूँ तो लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा बेटा, एंड दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखूंगा। ये मेरी स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन मुझे तो ओवरऑल ई नेट चाहिए। तो ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, ए से लेकर, इस पॉइंट से ए से लेकर एल प्लस ए तक है, जो भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एल प्लस ए तक। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, ए इन से लेकर एल प्लस ए लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कॉमन दिख रही हैं बेटा, जैसे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे कॉमन दिखा, और अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ए एल प्लस ए तक इंटीग्रेशन करना है। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन अगर मैं याद दिलाऊं, एन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो बिल्कुल वही रिजल्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, और मुझे जैसे कि ये याद रहते हैं सारे रिजल्ट, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद क्या रहते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखो -2, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, तो आपको भी याद रहेंगे, दैट इज -1 अपॉन एक्स। सिंपल सी बात, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया, ये आ गया -1 अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर l प्लस ए तक। यहाँ पर अब क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट और उसके बाद फिर लोअर लिमिट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले हमने प्लेस की बेटा अपर लिमिट, दैट इज -1 अपॉन एल प्लस ए माइनस -1 अपॉन ए। इस वैल्यू को जैसे ही मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मेरा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस ए। इसी को थोड़ा सा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मैं सीधे सीधे अगर इसका रिजल्ट लिखूँ तो ये आएगा लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एल प्लस ए। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि अब हम यहाँ पर बेसिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करना भी है तो उसके लिए हमें जिस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग एक डीएम एक एलिमेंट अज्यूम किया करते थे, डीएम मास अज्यूम किया करते थे, इन द सेम वे यहाँ पे हमें एक डी क्यू चार्ज अज्यूम करना है हर बार। कैसा चार्ज, डी क्यू चार्ज। नेक्स्ट अगर हम कहानी की बात करें तो एक और डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लीजिए कि मुझे एक सेकेंड, ये एक सेमी सर्कुलर
रिंग दे दी और इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये चार्ज भी हमारा कितना है, सपोज ये चार्ज भी हमारा क्यू अमाउंट का है। फिर से एक बार देख लेते हैं, चार्ज भी हमारा क्यू अमाउंट का है। अगर ये मेरा चार्ज क्यू अमाउंट का है और इसकी रेडियस मैंने मान ली आर है, तो अगर इसकी रेडियस आर है तो मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर भी एलिमेंट अज्यूम किया करते थे, तो यहाँ पर भी अब हमें एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पर एलिमेंट कैसे अज्यूम होगा, तो अगर मैं आपसे एलिमेंट के अजम्पशन की बात करूँ तो कुछ ऐसे ही मुझे एक एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। कितनी लेंथ का, सपोज डीएल लेंथ का एलिमेंट है। अब इस डीएल लेंथ के एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं इस डीएल एलिमेंट को कट करता हूँ तो ये एंगल मैंने मान लिया सपोज डी थीटा है और ये वाला एंगल कितनी दूर बनाया है मैंने, थीटा एंगल दूर बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से एज इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम क्या दे सकता हूँ बेटा, डीई नाम दे सकता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर फॉल करा दूंगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई साइन थीटा। कुछ ऐसा ही कंपोनेंट मिलेगा। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं एक और एलिमेंट, जैसा ये यहाँ पर है बिल्कुल इसी के इस साइड में एक और एलिमेंट अगर मैं अज्यूम करता बेटा, इसकी वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती वो कुछ इसी डायरेक्शन में मिलती। और अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी थीटा होता, और ये वाला एंगल थीटा होता तो इस डायरेक्शन में मुझे जो कंपोनेंट मिलता वो उसका डी ई कॉस थीटा ही मिलता, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलता वो मुझे डी ई साइन थीटा ही मिलता। मतलब ये कि इस वाले कंपोनेंट का, इस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट डी साइन थीटा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज पर जो दूसरा एलिमेंट होगा, कौन सी इमेज पर, मिरर इमेज पर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी थीटा एंगल पर ही होगा बेटा। और अगर ये थीटा एंगल पर होगा तो यहाँ पर इसका डी कंपोनेंट आएगा, यानी कि डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और डी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। तो कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ई नेट आएगा वो ई नेट आएगा डी ई साइन थीटा। और हमेशा ध्यान रखना है बेटा, ये हमने दो कंपोनेंट सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा कोई कंपोनेंट कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई साइन थीटा, इसी डी साइन थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2d साइन थीटा लिख देते हैं कि सर ये भी d साइन थीटा है, इधर से भी d साइन थीटा। बेटा एक ही बॉडी पर दो एलिमेंट कभी भी अज्यूम नहीं करते हैं। दो एलिमेंट तभी अज्यूम करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि कोई कंपोनेंट हमारा कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा कॉस वाला कंपोनेंट है वो कॉस वाला कंपोनेंट तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब मुझे फिर से लिखना है डीई। अब देखो बेटा डीई कैसे लिखेंगे, तो डीई भैया एक तरीके से मेरे लिए वो पॉइंट चार्ज ही है, तो मैं इसको डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही है मेरा डी क्यू।
कितनी दूर है ये यहाँ से, इस पॉइंट से? सर रेडियस के बराबर, और रेडियस कितनी है? आर स्क्वायर। अब इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर आया साइन थीटा भी तो है, तो ये डी क्यू है। थीटा भी हमारा चेंज होते जा रहा है, तो कुछ भी करके डी क्यू को थीटा के टर्म्स में लिखना है। और डी क्यू को थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं भैया? तो देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी एल, ऐसे ही पढ़ा है हमने, ठीक। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इंटू डी एल। और बचपन में हमने पढ़ा है डी एल क्या है? आर्क, एंगल और रेडियस, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? आर्क इज इक्वल टू क्या रिलेशन पढ़ा है हमने? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। यानी कि मैं इस डीएल की जगह पर लैम्डा, यही तो है आर्क, रेडियस कितनी है? आर, एंगल कितना है? डी थीटा। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डी थीटा। तो डी ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा आर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो भी इंटीग्रेशन होना है वो थीटा के टर्म्स में होना है। तो थीटा यहाँ पर तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री से कितना? पाई। यानी कि 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 से लेकर जब मैं पाई तक इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? देख बेटा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो आ गया बाहर, और इसका जब तू इंटीग्रेशन करेगा तो इंटीग्रेशन करना है तुझे साइन थीटा डी थीटा का। और साइन थीटा ये है, तुझे ई नेट मिल रहा है यहाँ पर। क्या मिल रहा है बेटा? ये नेट, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया तो ये ई नेट है, ये डी ई नहीं है, ई नेट। तो साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहले हम रखेंगे कॉस फाई, लैम्डा माइनस भी बाहर ले लो तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, यानी कि माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस पाई माइनस 1 माइनस ये भी 1, यानी कि आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया। ये आ गया हमारे किसकी वजह से? सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। अगर मुझे डेरिवेशन देखना है तो सिंपल सी बात, ये इस तरीके के आपको दो डेरिवेशंस आपने देखे बेटा। एक और डेरिवेशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए अब मुझे एक रिंग दे दी, और ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। अब देखो भैया, ये सब कहानी हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो ये इस तरीके से मुझे एक रिंग दे दी, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग at a point on its axis। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है सर्कुलर रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पर इसके एक्सिस के। सपोज दिस इज पॉइंट पी, यही है बेटा इसकी एक्सिस। इसकी रेडियस मैंने मान ली ए है। कितनी है रेडियस? ए। और जो भी हमारा पॉइंट है वो तो एक आर्बिटरी पॉइंट है, तो मैंने मान लिया कि ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। फिर से वही काम करना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर्कुलर रिंग की, तो सर्कुलर रिंग की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब लैम्डा की कहानी आएगी।
तो यहाँ पर जो एलिमेंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा वो लेंथ वाइज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। तो जब मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट, सपोज ये एक एलिमेंट अज्यूम किया, ये एलिमेंट जो है ये सपोज मेरा dx लेंथ का एलिमेंट है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज dq है। टोटल चार्ज जो रिंग के ऊपर है वो मैंने कितना मान लिया, कैपिटल Q। तो अगर मुझे इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है इस पॉइंट P पर, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कराओ। ज्वाइन कराने से ही हमें क्या पता चलेगी, डिस्टेंस पता चलेगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, along the line joining the point and the charge, यानी कि दिस इज DE। इस एंगल को मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक मिलेगा तेरे को DE, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, यानी कि दिस विल बी DE cos थीटा, और ये तुझे क्या मिल जाएगा, DE sin थीटा। बिल्कुल सेम इसी की मिरर इमेज पर दूसरा एलिमेंट अज्यूम किया। अगर मैं ये दूसरा एलिमेंट इसकी मिरर इमेज पर अज्यूम करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले एलिमेंट की वजह से भी मुझे एक DE मिलेगा, और ये एंगल भी मेरा कितना होगा, थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा मुझे, DE sin थीटा, और इधर क्या मिल रहा होगा मुझे, DE cos थीटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो मुझे ई नेट मिलेगा यहाँ पर वो कुछ मुझे DE cos थीटा, और इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये दो एलिमेंट क्यों अज्यूम किए, ये दो एलिमेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अज्यूम किए ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। तो मुझे दिख गया भैया कि हाँ वो चीज़ क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो DE cos थीटा का ही इंटीग्रेशन करके होगी। अब सिंपल सी बात कि DE लिखना है मुझे, तो DE लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी डिस्टेंस पर है ये, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि DE इज इक्वल टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, DQ बाई DL। तो DQ की जगह पर मैं लैम्डा इंटू DL भी लिख सकता हूँ। तो DQ की जगह पर लैम्डा इंटू DL लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये DE इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाएं और DE की जगह पर प्लेस कर दें, यानी कि दिस इज लैम्डा इंटू DL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको ज़रा सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, जीरो से लेकर, इस तरह के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक अज्यूम करते जाएंगे, जीरो से लेकर 2 पाई ए तक, यानी कि ये हो गया इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 2 पाई ए तक। तो दिस विल बी, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, आर भी बाहर आ जाएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई नीचे, 3/2। और इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ DL बच गया साहब, इंटू 2 पाई। तो अगर इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ DL बच गया तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान होता है, लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और DL का मतलब हो गया L, और L का मतलब 2 पाई A, अपर लिमिट यही प्लेस होगी। तो देख बेटा, या तो चाहे तो लैम्डा इंटू 2 पाई A, लैम्डा इंटू 2 पाई A, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, DQ बाई DL। तो मैं इसको Q बाई L भी तो लिख सकता हूँ, और L क्या है यहाँ पर, 2 पाई A।
तो लैम्डा इंटू, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इंटू 2 पाई a की जगह पर मैं अगर इसको Q लिख दूं तो ये हो जाएगा QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में बेटा देखने को मिला है। यहीं पर अगर मान लो वो ये बोल देता है कि R इज फार फार ग्रेटर देन A, तो ऑब्वियस सी बात है एक टर्म आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी। नेग्लेक्ट हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन देगा नहीं। तो ये सिंपल सी बात, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? एक चार्ज्ड रिंग के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मेरी समझ से ये बातें आपको समझ में आई बेटा। और भी चीज़ें देखेंगे, वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज की बात करी बेटा, तो पॉइंट चार्ज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्यू 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 से मतलब था। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो भी हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने जो भी आज डिस्कशन किया वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का था बेटा, बिकॉज यही अपने सिलेबस में है 12th स्टैंडर्ड के। और भी चीज़ें बनेंगी इसमें, तो और भी कोई चीज़ें अच्छी चीज़ें होंगी, तो यू विल सी दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।